हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्शंस के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डायस्टीरियोमर्स पढ़ा था और उससे पहले मीजो कंपाउंड पढ़ा था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्शंस। देखिए, प्रोजेक्शन मतलब होता है कि हम किसी केमिकल कंपाउंड को कैसे लिखते हैं। अब देखिए केमिकल जो कंपाउंड होते हैं वो स्पेस में अलग तरह से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा जो हाथ है ये कार्बन है और इस तरह से कुछ 3-4 बॉन्ड इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से ये कार्बन है और ये अलग अलग बॉन्ड लगे हुए हैं। तो अगर आप 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है, ये 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। अगर आप 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिख सकता है। लेकिन अगर इसी 3D स्ट्रक्चर को आपको एक प्लेन पेपर पे 2D पेपर पे बनाना पड़े, क्योंकि पेपर तो 3D होता नहीं है, ठीक है, तो आप उसे कैसे बनाएंगे, इस टेक्निक को हम बोलते हैं प्रोजेक्शंस। देखिए बेसिकली प्रोजेक्शंस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है वेज डैश प्रोजेक्शन और दूसरा होता है फिशर प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन के बारे में। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड है, ये कोई भी कंपाउंड है, अब जो भी इसका नाम है अभी हम जाने देते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको 3 तरीके की बॉन्डिंग दिख रही है। पहली बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से बॉन्डिंग दिख रही है। दूसरी बॉन्डिंग इस तरह से दिख रही है और तीसरी बॉन्डिंग में स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये जो बॉन्डिंग है इस वाले उसकी बॉन्डिंग की बात करें तो हम इसको बोलते हैं, ये जो मार्क है इसको हम बोलते हैं डैश। इसको हम बोलते हैं डैश। और ये डैश का मतलब होता है कि जो कार्बन जिस एटम के साथ जुड़ा हुआ है डैश के साथ, वो डैश क्या है, अवे फ्रॉम व्यूअर है। अवे फ्रॉम व्यूअर मतलब जैसे ये मेरा कार्बन है और ये डैश है, ठीक है, और ये जो है आपका हाइड्रोजन है, तो ये अवे फ्रॉम व्यूअर है, मतलब वो ऐसे लगा हुआ है, पीछे की साइड को लगा हुआ है। ये कार्बन है और ये पीछे की, मतलब जो व्यूअर है, मतलब जो कैमरा है उससे पीछे की ओर लगा हुआ है, ये है डैश। इसका मतलब है डैश। अगर हम कार्बन और ब्रोमीन की बात करें, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं वेज। ये जो वेज होता है, वेज का मतलब होता है टुवर्ड्स द व्यूअर। इस तरह से ये कार्बन है और ये कार्बन है आपका और ये मतलब व्यूअर की ओर, ठीक है। डैश क्या था, व्यूअर के पीछे, अवे फ्रॉम व्यूअर, और वेज है आपका टुवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है। और ये जो डैश लगा रहे हैं सिंपल, जो तीसरा वाला कंपाउंड है, ये जो डैश है, इस डैश का मतलब इस मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है प्लेन के ऊपर, ठीक है, इन द प्लेन। क्या बात सबको क्लियर है? तो यही आपका है वेज डैश प्रोजेक्शन। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेज डैश हम प्रोजेक्शंस पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्शन में हमने पहला पढ़ा है वेज डैश प्रोजेक्शन। उसमें हमने ये पढ़ा कि 3 तरह से आपको कंपाउंड्स होते हैं, 3 तरह की बॉन्डिंग होती है। एक होती है डैश, एक होती है वेज और एक होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डैश मतलब होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर, वेज मतलब होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, और प्लेन तो प्लेन ही होता है, ठीक है। तो ये है आपका वेज डैश प्रोजेक्शन। अब हम बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? फिशर प्रोजेक्शन नॉर्मल होता है आपका, जैसे ये कोई कंपाउंड है COOH, ठीक है, OH, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? फिशर प्रोजेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में 2 ही लाइनें होती हैं। एक होती है आपकी इस तरह से, सॉरी बीच में लाइट चली गई थी। तो मैं क्या कह रहा था, जो फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें 2 तरह की लाइनिंग होती है। एक इस तरह से वर्टिकल लाइन होती है और इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है टुवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है ये करती है अवे फ्रॉम व्यूअर, ठीक है। ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन। मतलब फिशर प्रोजेक्शन और ये जो दूसरा प्रोजेक्शन है
वेज गैस प्रोजेक्शन, इसमें हम सिर्फ ये पढ़ते हैं 3D स्ट्रक्चर को 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है आपका कॉन्फ़िगरेशंस, जिसको हम बोलते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। RS कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं कॉन, COHN, कॉन इन गोल्ड, कॉन इन गोल्ड प्रीलॉग, CIP, कॉन इन गोल्ड प्रीलॉग, ये भी हम इसको पढ़ते हैं। क्लियर है इतना? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, CIP सिस्टम भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, S कॉन्फ़िगरेशन और R कॉन्फ़िगरेशन। कैसे पता लगता है कहाँ पे S है कहाँ पर R है? इसके कुछ सीक्वेंस रूल होते हैं। हम सीक्वेंस रूल को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहला जो रूल नंबर 1 है वो है आपको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कैसे दोगे आप? देखिए जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कार्बन है, मैं वही कंपाउंड ले रहा हूँ जो मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये ब्रोमीन हो गया, इधर हाइड्रोजन है इधर, ठीक है, इधर है आपका क्लोरीन और इधर है आपका आयोडीन। अगर अभी नंबरिंग किस हिसाब से देंगे, आराम से समझिएगा। नंबरिंग हम देते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के हिसाब से। लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम तब देंगे जब ये अलग अलग एटम होंगे। मान लो ये एक ही एटम के अलग अलग आइसोटोप हैं तो हम इसको एटॉमिक मास या मास नंबर या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, अब देखिए हिंदी मीडियम वाले भी हैं मेरे पास तो मैं उनको लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर वो एटम है तो आप मॉलिक्यूलर नंबर में जाओगे और अगर वो आइसोटोप्स हैं तो आप एटॉमिक मास में जाओगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर है सबसे बड़ा वो है आयोडीन का, तो आयोडीन को हम 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, दूसरा ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को 2 दे देंगे, तीसरा क्लोरीन है 17 होता है इसका, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और चौथा है आपका हाइड्रोजन, इसका 1 होता है तो इसको 4 नंबर दे देंगे। क्या बात सबको क्लियर है? ठीक है, नंबरिंग करने की आपको आ गई है। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है, मान लो कोई कंपाउंड है, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ अगर ये कंपाउंड लगे हो, जैसे ब्रोमीन है इधर लगा हुआ, सेम यही है हाइड्रोजन, इधर लगा है आयोडीन, और इधर मान लो CH3 लगा है, मतलब मल्टीपल एटम्स लगे हुए हैं। ये रूल नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीपल एटम्स लगे हुए हैं तो आप कैसे इसकी नंबरिंग करेंगे? मल्टीपल एटम मतलब अब इधर भी एक एटम है, ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है, इधर हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 एटम है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ऐसा जब केस आता है तो ऐसे केस में सिंपल हम सिर्फ कार्बन के साथ जो डायरेक्ट अटैच पहला जो एटम है उसको लेंगे। जैसे इस कार्बन के साथ सबसे पहले अटैच है दूसरा कार्बन, तो हम इस कार्बन के हिसाब से नंबरिंग कर लेंगे। इसमें भी आपको सिंपल पता है कि पहला नंबर इसी को जाएगा, सेम नंबरिंग सेम होगी, पहला नंबर जाएगा आयोडीन को, दूसरा नंबर जाएगा ब्रोमीन को, तीसरा नंबर जाएगा CH3 को क्योंकि कार्बन है, और चौथा नंबर जाएगा हाइड्रोजन को अगेन। अब अगर इसमें एक छोटा सा चेंज मैं ये करूं, इधर मैं क्लोरीन डाल देता हूँ, इधर मैं CH3 डाल देता हूँ और इधर मैं CH2CH3 डाल देता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। ऐसे केस में अब कैसे नंबरिंग होगी? यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2CH3 है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन कैसे करेंगे? आपके पास, अब ये दोनों को आप छोड़ देते हैं, ये तो सिंगल सिंगल एटम है, इनके नामकरण हो जाएंगे। हमको मेन प्रॉब्लम ये है कि ये पहले आएगा या ये पहले आएगा, ये 2 प्रॉब्लम है। इनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? ये देखिए कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है, ये वाला CH3, तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। इधर अगर आप देखेंगे कार्बन के साथ डायरेक्टली, ये तो मेन बीच का कार्बन है, ठीक है, इधर आप देखेंगे तो CH2 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, और इधर CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है और एक, ठीक है। अब आपको कैंसिल आउट वाला थ्योरम अपनाना है। कैसे अपनाना है? मतलब सबसे पहले आप देखोगे कार्बन के साथ डायरेक्टली इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है, वैसे ही इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर?
दूसरा, फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए, ये इससे कैंसिल आउट हो गए। लेकिन तीसरा अगर आप देखेंगे, इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब अगर आप ध्यान रखोगे तो ये कार्बन ज़्यादा बड़ा है या ये हाइड्रोजन ज़्यादा बड़ा है? ये कार्बन ज़्यादा बड़ा है। तो नंबरिंग किसको जाएगी? पहले प्रायोरिटी जाएगी इस वाले कंपाउंड को। क्या ये बात क्लियर हुई? मतलब हमको मल्टीपल कंपाउंड देखने हैं। जैसे कार्बन के साथ CH3 है तो हम तीनों हाइड्रोजन देखेंगे, और एक तरफ कार्बन के साथ CH2CH3 है, बीच में ये कार्बन है, ठीक है, CH2CH3 है, मतलब हम CH2 तो लगा दिया हमने, अब CH3 लगाएंगे हम इस तरह से। और फिर हम देखेंगे ये कार्बन के साथ पहला कौन अटैच है? ये हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन हो गया। ये कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल आउट हो गए, इक्वल इक्वल नंबर है। फिर यहाँ देखोगे कार्बन के साथ दूसरा कौन सा आइटम है? हाइड्रोजन है, और इधर भी कार्बन के साथ दूसरा कौन सा आइटम है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट हो गए। अब इस कार्बन के साथ तीसरा कौन सा आइटम है? डायरेक्टली जो अटैच है वो कार्बन है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये कट हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो नंबरिंग पहले इसको मिलेगी। क्लियर है क्या ये बात? अब मुझे अगर नंबरिंग देनी है तो सबसे बड़ा नंबर हम इसमें किसको देंगे? ब्रोमीन को देंगे। ठीक है, ब्रोमीन सबसे बड़ा होता है। ब्रोमीन के बाद कौन सा बड़ा है? क्लोरीन बड़ा है, क्लोरीन को दे दिया। अब तीसरे में इन दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला ज़्यादा बड़ा है, अभी हमने पढ़ा है क्यों बड़ा है, तो इसको 3 नंबर दे देंगे। और ये CH3 लास्ट बचेगा, इसको हम चौथा नंबर दे देंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कंपाउंड। तीसरे कंपाउंड में अब अगर मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हैं, अभी तो हम सिंगल सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे थे, मल्टीपल बॉन्ड मतलब है जैसे कार्बन है, यहाँ पर लगा है OH, ठीक है, इधर पे लगा है NH2, इधर पे लगा है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड CH, और इधर भी लगा है आपका CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेंगे कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड H है। पहले हम सिर्फ इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। कार्बन, ये मेन कार्बन है आपका, इसके साथ जुड़ा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस C ट्रिपल बॉन्ड CH को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, इसको अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं ओपन करूँ तो इसको हमें कैसे लिखना है? CH को तो आप ऐसे लिख देंगे CH। अब ये C के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड C है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड न लगाने के बजाय 3 C लगा देंगे। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन इजी करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। एक C हमने यहाँ लगा दिया, एक C यहाँ लगा दिया और एक C यहाँ लगा दिया। अब वही नंबर वाला कैंसिल आउट करना है हमको, जैसे हमने पहले किया था। नहीं समझ आया? इसको भी देखते हैं, इस वाले को देखिए। अब ये क्या है आपका? CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब CH तो आप ओपन करके लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिखूँगा? इसको तो मैं ओपन करके लिख सकता हूँ, कैसे? C सिंगल बॉन्ड H। अब ये डबल बॉन्ड CH2 है, तो हम 2 CH2 बना देंगे, CH2 और CH2 इस तरह से। क्या बात क्लियर है सबको? अब हम देखेंगे डायरेक्टली कौन अटैच है और कैंसिल आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस कार्बन के साथ, इसकी बात करें, इस कार्बन के साथ सबसे पहले कौन सा कंपाउंड अटैच है? कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन अटैच है पहला। वैसे ही इस कंपाउंड के साथ सबसे पहला कौन अटैच है? ये कार्बन अटैच है, तो कार्बन कार्बन के साथ कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद इस कार्बन के साथ दूसरा कौन सा अटैच है? कार्बन अटैच है। इस कार्बन के साथ दूसरा कौन सा अटैच है? कार्बन अटैच है, मतलब इसके लेवल का होना चाहिए वो, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब इस कार्बन के साथ तीसरा कौन सा अटैच है? कार्बन अटैच है, लेकिन इधर इसके साथ अब क्या बचा? हाइड्रोजन बचा है, तो कौन जीत गया? ये वाला कंपाउंड जीत गया। एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इस वाले को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी? नंबरिंग अब हम कैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद दूसरा आएगा आपका NH2 आएगा, N है, नाइट्रोजन 7 होता है। फिर तीसरा हमने कहा था इसको देंगे, और चौथा हमने कहा था इसको देंगे, 4 ही हो गया आपका। क्या बात सबको क्लियर है? तो इस तरह से हम नंबरिंग इसमें करते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद इसमें एक रूल ये आता है आपका, वो ये है कि भैया, अगर ध्यान से समझिएगा, S कहाँ पर आता है और R कहाँ पर आता है, ठीक है। अगर
1 2 3, अब मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज हो, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या आ जाएगा। अब देखिए आर और एस को हम कैसे लिखते हैं, आर को हम ऐसे बनाते हैं, ये याद करने का तरीका, मतलब हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ से, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है 1 2 3, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। और अगर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस को कैसे बनाते हैं, इस तरह से मोड़ते हैं, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इस तरह से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एस। लेकिन 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 ये कब होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कब होगा, ये सिचुएशन तब होगी, ये सिचुएशन तब होगी जब जो लीस्ट मॉलिक्यूलर नंबर वाला कंपाउंड है, मतलब जिसको हमने 4 नंबर दिया है, जब वो आपका वर्टिकल कॉलम में होगा, वर्टिकल बॉन्ड में होगा। वर्टिकल बॉन्ड में होगा मतलब या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब या तो इसमें होगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर होगा, तब ये वाला रूल्स लागू होगा। और अगर आपका 4 नंबर जो है वो किस पोजीशन में हो, वो इस पोजीशन में हो, ऐसे हॉरिजॉन्टली हो, तो जो आर आ रहा है आपका, मतलब 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज होगा तो फिर वो हो जाएगा एस, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो हो जाएगा आर, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब मेन खेल है 4 नंबर का, मतलब हमें किसको देखना है, हमें 4 नंबर को देखना है। करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर कौन सा है आपका, इसमें देखिए सबसे पहले इस कंपाउंड की बात करते हैं, 1 बाय 1 चार तीनों को पढ़ रहे हैं। इस कंपाउंड में 4 नंबर किधर है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। वर्टिकल है मतलब ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। अब 1 2 3 देखना है आपको, 4 नहीं देखना, 4 को आप क्रॉस कर सकते हो, तो 1 2 3 तो इधर डायरेक्टली सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो इस तरह से आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। अब 1 2 3 जैसे ये कोई कंपाउंड है, सीधे लिख लेता हूँ, ये क्या था, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे कोई कंपाउंड है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आपके लिए 4 कोई मायने नहीं रखता, आप 4 को इजीली क्रॉस कर जाएंगे, इस तरह से रोटेशन होगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 3 पहले आता है, 4 आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तो ये है आपका आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या बात सबको क्लियर हुई। अब इस कंपाउंड को देखो, इसमें 4 नंबर कहाँ पर है, 4 नंबर तो इसमें भैया हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। चूंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो ये वाला रूल लगेगा। ये वाले रूल में जो आर होगा वो एस होता है, जो एस होगा वो आर होता है। मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो वो एस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आर हो जाएगा। तो इसमें नंबरिंग देखो 1 2 तो ऐसे घुमाएंगे, और 3 इस तरह से। तो ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज होगा तो आर होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो ये क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और तीसरा आपका ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसा है, इसको भी देखिए, सबसे लीस्ट पोजीशन, मतलब चौथा नंबर कहाँ पर है, ये भी इसमें वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो इसमें भी सेम यही होगा, 1 2 3 करिए आप इस तरह से, 1 2 और 3, और ये क्या है आपका एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एस ऑर्बिटल, मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चौथा नंबर आपका हॉरिजॉन्टल में है। अगर चौथा नंबर, अगेन मैं बता रहा हूं, अगर चौथा नंबर आपका वर्टिकल कॉलम में है, कॉलम में है मतलब वर्टिकल बॉन्ड में है, मतलब खड़े में है, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज होगा तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस होगा। लेकिन अगर आपका 4 नंबर हॉरिजॉन्टल में है तो 1 2 3 होगा तो एस होगा, और 1 2 3 मतलब 1 2 3 क्लॉकवाइज होगा तो एस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर होगा, मतलब जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।